हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कल मैं जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 1 लेके आई थी और हमने ये भी डिस्कस किया कि जीएस के लिए करंट अफेयर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा कि करंट अफेयर्स से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज मैं जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेके आई हूँ। हम लोग सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ये है कि मैंने ये सोचा है कि हर दिन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे भागने से बेटर है कि हम लोग एक हफ्ते एक ही यूनिट को उठाते हैं और उसी का जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है करने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस वीक मैं सिर्फ करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीक हम लोग यूनिट 2 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे पहुंचेंगे। उसके बाद तो इस तरीके से हम लोग का माइंड एक जगह फोकस रहेगा। हम लोग हर वीक एक एक पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात मुझे जो कहनी थी वो है टेस्ट सीरीज़ के बारे में। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज़ दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर मेरी नहीं तो कोई और टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तीसरी चीज़ ये कि आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें मैं पीडीएफ डालती हूँ। ऑल्दो मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ के लिंक दिए हुए हैं, बट स्टिल अगर आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट बात ये कि हर दिन जो भी मैं वीडियो डिस्कस करती हूँ, जो भी टॉपिक डिस्कस करती हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डालती हूँ। मोस्टली आपने देखा होगा, क्योंकि मेरे वीडियोस जो होते हैं वो शाम को आते हैं। तो सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ, मैं आपके रिवीजन के लिए इंस्टाग्राम चैनल पे क्वेश्चंस डालती हूँ ताकि आप उनको अटेम्प्ट कर सको। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं भी ले रहे हो तो आप इंस्टाग्राम चैनल पे जाके जो क्वेश्चंस मैं डालती हूँ उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये 4 बातें मुझे आप लोगों को बोलनी थी। अब हम लोग जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। तो आइए चलिए जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जनवरी 2021 का पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि इंडिया की कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने पहली बार 5G नेटवर्क को ऑपरेट किया है। तो इसका आंसर है एयरटेल, और ये किया गया है हैदराबाद में। तो ये काफ़ी इजी होना चाहिए आपके लिए। आपको याद रहना चाहिए कि एयरटेल ने पहली बार 5G ऑपरेट किया है। इसके साथ आप मुझे ये बताओगे कि कल हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था कि जो रिलायंस जियो है वो दुनिया की कौन से नंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन चुकी है, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इंडियन ओरिजिन यानी कि पर्सनालिटी जो न्यूज़ में रही है वो है राज अय्यर। बेसिकली इनको फर्स्ट CIO यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया है US आर्मी ने, और ये पेंटागन के द्वारा बनाया गया है। आपने पेंटागन को सुना होगा, पेंटागन US की सिक्योरिटी के लिए है। तो इनको राज अय्यर को चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया है, और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम ये भारत के कौन से हिस्से में बनाया गया है। तो फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम ये केरला में बनाया गया है, और जगह का नाम है एलाफूजा। तो आपको ये याद रखना है कि ये एलाफूजा में बनाया गया है। और उसके साथ ही हमने कल डिस्कस किया था कि भारत का जो एक जेंडर पार्क है वो भी केरला में बना है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जेंडर पार्क केरला के कौन से सिटी में बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर पद्म विभूषण से रिलेटेड है। इस बार जो पद्म विभूषण है वो 7 लोगों को दिया गया है, और ये सातों के साथ डिफरेंट फील्ड्स को बिलोंग करते हैं। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है शिंजो आबे। आपको पता होना चाहिए कि शिंजो आबे लॉन्गेस्ट सर्विंग जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि इनके टाइम पे भारत और जापान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, इसलिए भी शिंजो आबे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके नाम से एक एबोनॉमिक्स भी आया था, इकोनॉमिक की जो उनकी थ्योरी थी कि जापान की इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। दूसरे जो इंसान है जिनको पद्म विभूषण मिला है
है वो है SP बालासुब्रमण्यम। पद्म विभूषण आपको पता होना चाहिए इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो ऑफ कोर्स भारत रत्न होता है। तो अभी हम लोग पद्म विभूषण डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सेकंड पद्म विभूषण है वो है SP बालासुब्रमण्यम को मिला है। ये एक म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट जो पद्म विभूषण अवॉर्डी है वो है नरेंद्र सिंह कपानी। बेसिकली इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये साइंस की फील्ड से है, ये फिजिसिस्ट थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पद्म विभूषण विनर है BB लाल, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है बेले मुनप्पा हेगड़े और ये कार्डियोलॉजिस्ट थे। तो बेसिकली ये मेडिसिन की फील्ड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है वहीउद्दीन खान, ये इंडियन स्कॉलर है। बेसिकली इनको दुनिया के 500 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में जगह मिली है उस लिस्ट में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। और लास्ट है सुदर्शन साहू, जो कि एक स्कल्प्टर थे। बेसिकली ये उड़ीसा को बिलोंग करते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। पद्म विभूषण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, इसलिए इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि इन 7 लोगों में से ऐसे कौन से विनर्स हैं इस अवार्ड के जिनको ये अवार्ड पॉस्ट्यूमसली दिया गया है। पॉस्ट्यूमसली मतलब कि उनकी मृत्यु के बाद उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है कलराव फेस्टिवल से रिलेटेड। कलराव फेस्टिवल बेसिकली एक बर्ड फेस्टिवल है और ये बिहार में शुरू हुआ है। और बिहार में एक बर्ड सैंक्चुरी है, नागी बर्ड सैंक्चुरी, और यहीं पे ये फेस्टिवल शुरू हुआ है जिसे कलराव फेस्टिवल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो अवार्ड है ये इनटू द डार्कनेस फिल्म को मिला है। आपको मुझे बताना है कि ये इनटू द डार्कनेस ये कौन सी कंट्री की मूवी है। और दूसरी बात ये कि ये जो IFFI अवार्ड्स हैं ये कौन से भारत के राज्य में कंडक्ट किया गया था। तो आप इसका जवाब देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि इंडिया की एक जस्टिस रिपोर्ट आई है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। उसके हिसाब से जो राज्य जो सबसे अच्छा रहा जस्टिस डिलीवरी में है वो है महाराष्ट्र। और आपको कोई शौक नहीं लगना चाहिए अगर मैं बोलूं कि यूपी इसमें सबसे नीचे रहा। यूपी में आप जानते हो करप्शन कितना है। ऐसा नहीं है कि और स्टेट्स में नहीं है, पर करप्शन इंडेक्स में भी यूपी बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र में जस्टिस बहुत ही जल्दी दी जाती है, जबकि यूपी में जस्टिस में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है ये कौन सी बॉडी निकालती है। ठीक है। ये कौन सी बॉडी रिलीज़ करती है ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड है। बेसिकली ये एक जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस आप समझते हैं, तीनों जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं और इसका नाम है एम्फेक्स 21 और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कंडक्ट किया गया था। अब आपको मुझे अपने मतलब कमेंट सेक्शन में बताना है सी विजिल के बारे में। सी विजिल हमने कल भी डिस्कस किया है, ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा, आपको एम्फेक्स 21 याद रखना है और आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने एक ऐसी सैटेलाइट बनाई है, रॉकेट बनाया है जो एक साथ 143 सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाने में सक्षम है। तो आपको ये बताना है कि कंपनी कौन सी है। कंपनी बेसिकली है स्पेस एक्स, जो कि US की कंपनी है और ये इसे होल्ड करते हैं इलॉन मस्क, आप जानते होंगे। तो इससे पहले इसरो की एक सैटेलाइट थी, रॉकेट था जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट ले जाने में सक्षम रही थी। अब जो नई रॉकेट ऐसा आ गया है वो है स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया है और
इसमें 143 सैटेलाइट्स स्पेस में ले जाई गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि यूएस का पहला सेकंड जेंटलमैन कौन बना। हमारी कंट्री में बेसिकली आप जानते हो कि फ़र्स्ट सिटीज़न होता है। फ़र्स्ट सिटीज़न इंडिया में आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट होता है। उसी तरीके से यूएस में भी ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो इंडिया का पहला सेकंड जेंटलमैन कौन बना है? जेंटलमैन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएस की वो एक महिला है, तो इसीलिए उनके जो हस्बैंड होंगे वो सेकंड जेंटलमैन कहलाएंगे। तो यूएस का पहला सेकंड जेंटलमैन है डोंग एमहॉफ। तो आपको ये याद रखना है और आप मुझे बताओगे कि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है जिसकी वजह से जिनके जो हस्बैंड है वो पहले सेकंड जेंटलमैन यूएस के बन पाए हैं। ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स जो पार्क है वो कहाँ पे आया है। बेसिकली ये गुजरात में बनाया गया है और जगह का नाम है विरोचनगर। ठीक है, आई होप मैं इसे सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। इसका नाम है विरोचनगर और ये अहमदाबाद के पास है ये जगह। तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट। बेसिकली ये रिस्क रिपोर्ट जो होती है ये WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि एक बॉडी है वो निकालती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेके आती है, तो आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बेसिकली इसलिए लाई जाती है कि दुनिया में कौन से रिस्क्स हैं और कंट्रीज़ को किन किन तरीके के रिस्क झेलने पड़ते हैं, तो इसलिए ये रिस्क रिपोर्ट लाई जाती है। इसमें रिस्क जैसे कि एनवायरनमेंट रिस्क, बिजनेस रिस्क, इस तरीके की रिस्क्स को रेट किया जाता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा ऐसी ख़तरनाक चीज़ थी जो कंट्रीज़ ने फेस की, तो इसीलिए ये रिपोर्ट लेके आई जाती है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है। ये मिला है श्याम श्रीनिवासन को। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के CEO हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर श्याम श्रीनिवासन को मिला है और ये फेडरल बैंक के CEO हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर फिर से डिफेंस से रिलेटेड है। बेसिकली ये एक एक्सरसाइज है जो कि ऑपरेशन सर्द हवा के नाम से जानी जाती है। तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कंडक्ट करी थी और ये जैसलमेर में कंडक्ट करी गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि नासा ने एक पिक्चर ली है और वो पिक्चर है एबल 370 की। तो क्वेश्चन ये है कि एबल 370 होता क्या है। तो एबल 370 बेसिकली एक गैलेक्सी क्लस्टर है और इसकी पिक्चर नासा ने ली है अपने स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि एबल 370 एक गैलेक्सी क्लस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज ये कहाँ पे बनाया गया है। ये मेघालय में बनाया गया है और इसका नाम है वावरियू ब्रिज। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही अजीब सा नाम है पर आपको क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शंस दिए होते हैं तो अगर अजीब सा नाम है तो और अच्छी बात है क्योंकि इसको याद रखना इजी हो जाता है। तो ये मेघालय में बना है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इको रिट्रीट फेस्टिवल है ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया। ये उड़ीसा में कंडक्ट किया गया है। उड़ीसा के बारे में कल भी हमने कुछ बातें पढ़ी थी, तो आपको मुझे बताना है कि उड़ीसा के CM अभी कौन है। ठीक है, और उड़ीसा में एक तरीके का यूनिक पार्क भी आया है जो हमने कल करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। आपको मुझे बताना है कि वो यूनिक पार्क क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्रिकेट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो बेसिकली अजिंक्य रहाणे को आप जानते हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं। तो अजिंक्य रहाणे को फर्स्ट जॉनी मुलाग मेडल मिला है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ये मेडल दिया जा रहा है। बेसिकली जॉनी मुलाग एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, तो इनके नाम से ही ये अवार्ड शुरू किया गया है।
उसके अलावा हमने कल पढ़ा था कि MS धोनी को ICC स्पिरिट ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिला है। उसी फंक्शन में 2 और अवार्ड्स दिए गए जो इम्पोर्टेंट है। पहला अवार्ड है सर गारफील्ड सोबर्स फील्ड अवार्ड, जो कि विराट कोहली को दिया गया है, यानी कि ये ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का अवार्ड है और ये विराट कोहली को दिया गया है। MS धोनी को स्पिरिट ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिला था और विराट कोहली को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। जो तीसरी चीज़ है वो है रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड, जो कि फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड को मिला है और ये है एलिस पेरी। एलिस पेरी एक ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर है और इनको रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड मिला है। ठीक है, आप इन तीनों अवार्ड्स को कमेंट सेक्शन में लिखो, इससे आपको ये तीनों अवार्ड्स याद हो जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है वैक्सीन मैत्री। बेसिकली भारतीयों ने ज़िम्मा उठाया है कि भारत अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका एट्सेट्रा, इनको कोविड-19 की वैक्सीन अवेलेबल करवाएगा। तो ये जो भारत का इनिशिएटिव है इसको नाम दिया गया है वैक्सीन मैत्री, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। हमने अभी रिसेंटली नेपाल को वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाई हैं, हम और भी कितनी कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा कल हमने 2 वैक्सीन्स के नाम पढ़े थे, एक तो भारत बायोटेक ने बनाई है और एक SII ने बनाई है, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोनों ही वैक्सीन्स के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और कल मैंने हेडक्वार्टर्स भी पूछे थे, आपको पता है कि भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है और SII का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। नेक्स्ट करंट अफेयर है माउंटेन से रिलेटेड। जब भी कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वो अपने आप ही न्यूज़ में आ जाता है। तो इंडोनेशिया में एक एक्टिव वॉल्केनो है और इसका नाम है माउंट सेमेरो। तो ये जो माउंट सेमेरो है ये अभी इरप्ट हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में है। इससे रिलेटेड आपको मुझे बताना है कि माउंट एटना किधर है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। और उसके अलावा आप मुझे ये बताओगे कि माउंट किलिमंजारो कौन सी कंट्री में है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किलिमंजारो और माउंट एटना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यूपी का पहला लेदर पार्क, नॉट यूपी का बल्कि कंट्री का पहला लेदर पार्क कहाँ पे आया है। ये यूपी में बना है और ये कानपुर में बना है। कानपुर को आप ऑलरेडी जानते हो, लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस सिटी है, इसीलिए यूपी में भारत का पहला लेदर पार्क आया है और ये कानपुर में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिपब्लिक डे परेड से है। भारत में इतने सालों बाद पहला ऐसा रिपब्लिक डे फंक्शन हुआ जहाँ पे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था। रीज़न बीइंग कि कोविड-19 उस टाइम पे चल रहा था और पीक पे था, इसलिए रिपब्लिक डे पे कोई भी चीफ गेस्ट को नहीं लाया गया। तो बेसिकली रिपब्लिक डे परेड में आप जानते हो कि बहुत सारे स्टेट्स के टैब्लूज़ निकलते हैं, तो जो बेस्ट टैब्लू का अवार्ड है वो यूपी को मिला है। और यूपी ने जो टैब्लू निकाला था ये अयोध्या के ऊपर था, तो इसलिए इसको बेस्ट टैब्लू का अवार्ड मिला है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो स्टेट्स के अलावा जो नॉन स्टेट्स कैटेगरी में बेस्ट टैब्लू का अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, नॉन स्टेट्स कैटेगरी में बेस्ट टैब्लू का अवार्ड किसको मिला है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है एक्स डेजर्ट नाइट। बेसिकली ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है और ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, तो ये अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग निकालते हैं। नीति आयोग आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये किस तरीके की बॉडी है, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और क्या ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपको मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि नीति आयोग का CEO कौन है। ठीक है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग लेके आता है उसमें मेजर स्टेट कैटेगरी में जो पहला जो नंबर है वो है कर्नाटका का, यानी कि कर्नाटका को सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट का दर्जा दिया गया है। और मेजर स्टेट्स के अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स देखे जाएँ तो इसमें जो सबसे नंबर 1 जो आया है वो है हिमाचल प्रदेश, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि गुजरात ने एक
फ्रूट है जिसको ड्रैगन फ्रूट मानते हैं उसको रीनेम करा है, यानी कि उसका नाम चेंज करा है और इसका नाम उन्होंने रखा है कमलम। ठीक है, तो कमलम नाम रखा गया है ड्रैगन फ्रूट का। अब हमने कल डिस्कस करा था कि इंडिया में एक ज़ू है गोरेवाड़ा ज़ू, उसको भी रीनेम करा गया था। तो आपको मुझे बताना है कि गोरेवाड़ा ज़ू का नया नाम क्या है और वो कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें बतानी है कि उसका रीनेम क्या किया गया है और ये कहाँ पे है वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि रेल बोर्ड का एक नया सीईओ और चेयरमैन चुना गया है, वो है सुशील शर्मा। तो ये पर्सनालिटीज़ आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स है उसकी 4 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, दूसरी में पर्सनालिटीज़ हैं, तो ये बी वाले उसमें इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सुनील शर्मा को रेल बोर्ड का सीईओ चेयरमैन बनाया गया है। उसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, वो है वीके यादव। इनको इंजीनियर अवार्ड 2020 मिला है। ये अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी रेलवे से रिलेटेड है, तो इनको इंजीनियर अवार्ड 2020 मिला है। अभी हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। उसके अलावा एक और एक्सरसाइज कंडक्ट करी है इंडिया और फ्रांस के बीच में, वो है स्काईरॉस एक्सरसाइज, और ये जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट करी गई है। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सरसाइज के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है भारत का पहला इथेनॉल प्लांट, ये छत्तीसगढ़ में आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि पहला इथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जोंग शानजा। जोंग शानजा अगेन ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में आ जाते हैं। तो जोंग शानजा एशिया के रिचेस्ट इंसान बन चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है और आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी क्यों है। ठीक है, ये कौन सी कंपनी को हेड करते हैं जो ये इतने ज़्यादा रिच एशिया के इंसान बन चुके हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, ये आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। बेसिकली आपको पता है कि स्पेस में हम इतनी सारी सैटेलाइट्स भेजते हैं तो स्पेस में पूरा डेब्री हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे पदार्थों से सैटेलाइट बनाते हैं कि ये कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, ये स्पेस में ही घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से स्पेस में भी कूड़ा बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए जापान ने इनिशिएटिव लिया है कि वो एक ऐसी सैटेलाइट बनाएगा जो कि सिर्फ वुड से बनी होगी, और ये सैटेलाइट जापान लॉन्च करेगा बाय 2023। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने एक सैटेलाइट जो वुड की बनी हुई है वो बनाने का इनिशिएटिव लिया है, और ये वो लॉन्च करेगा 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ब्रिटेन का नाइटहुड अवार्ड। बेसिकली नाइटहुड होता है कि जिसको ये नाइटहुड दी जाती है उसको सर की उपाधि दी जाती है। तो ये अभी दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। ये आपको पता है लुइस हैमिल्टन कौन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप इसका नाम लिखना। ठीक है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आपको मुझे बताना है कि दुनिया का मोस्ट एक्सेप्टेड लीडर कौन बन चुका है, यानी कि ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसको जनता ने सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि इन पॉलिटिशियन को हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 2। आई होप आपने कुछ सीखा होगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं इंस्टाग्राम के चैनल पे भी पोस्ट करूँगी, और टेस्ट सीरीज़ में तो ऑफ कोर्स होंगे ही। तो आपको जैसा ठीक लगे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं आपको कल मिलूँगी जनवरी या फिर फरवरी का पार्ट 1 लेके आके, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे लगता है कि कितने करंट अफेयर जनवरी के बचे हैं। हो सकता है कि ये मिक्सचर वीडियो भी हो कल का। तो आई होप आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।